आज की ये कहानी कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर की है। कहानी साल 2009 की है। आप जानते होंगे कि बेंगलोर एक आईटी हब के तौर पर पूरी दुनिया और ख़ास तौर से भारत में जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बेंगलोर की एक और पहचान है, वो पेंशनर सिटी के नाम से। यानी यहाँ पर क्राइम रेट और जो भी इस तरीके के मामले वो बेहद कम है। और साथ ही ये माना जाता है कि जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद बेंगलोर में शिफ्ट होना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सुकून से अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा काट सकते हैं। ये उनके अंदर सोच होती है। लेकिन जबकि ये कहानी है साल 2009 की, उस वक्त बैक टू बैक बेंगलोर में कई ऐसी घटना सामने आती जो बेंगलोर को हिला कर रख देती है। असल में एक सोसाइटी में एक परिवार के दो लोगों की हत्या करती जाती है और इसमें एक पुरुष और एक महिला होती है। पुलिस की टीम काफ़ी बेचैन होती है, क्योंकि क्राइम रेट जिस जगह पर कम हो और वहाँ पर कोई इस तरीके का मामला हो और ख़ास तौर से घर में घुस कर मारा गया हो, तो ये पुलिस को बेचैन करने वाली बात भी थी। पुलिस की टीम अभी इसी केस को सॉल्व करने में लगी थी और इसी के सिलसिले में 20 जनवरी 2009 को एसपी ऑफिस में इस केस को लेकर मीटिंग बैठती है। सारे ऑफिसर्स उस एसपी ऑफिस में जाते हैं और इस केस की जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची उसकी जानकारी अपने ऑफिसर एसपी यानी जो एसपी सिटी थे उनको देते हैं। ये सारी मीटिंग अभी उस ऑफिस में चल ही रही थी। इसी बीच वहाँ के रेडियो में एक मैसेज आता है और वो मैसेज एक स्पेसिफिक जगह से था और उसमें एक ऑफिसर ये कहता है कि यहाँ पर इस कॉलोनी में 3 महिला की हत्या कर दी गई है। जिसे सुनने के बाद वहाँ के आला अफसरान और भी अचंभित होते हैं। वो हैरान होते हैं कि आखिर शहर बेंगलोर में हो क्या रहा है। वो फ़ौरन एक टीम को एसपी ऑफिस से उस स्पेसिफिक जगह पर भेजते हैं। ये जगह असल में बेंगलोर का विजयनगर था। ये जगह भी कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि एक पोश एरिया माना जाता था। असल में यहाँ पर कई ऐसे मशहूर बिजनेसमैन, जिसमें इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति, वो भी इसी कॉलोनी में रहा करते थे। यानी इसी विजयनगर डी ब्लॉक में वो हत्या हुई और उसी डी ब्लॉक के एरिया में कई बिजनेसमैन और कई बड़ी हस्तियां रहती थी। यानी एक माना जाना एरिया था और यहाँ पर 3 महिला का एक साथ एक ही घर की महिला का कत्ल हो जाता है। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पर जाती है और उस घर में जाती है जहाँ पर यह हत्या का मामला सामने आया। तो पता ये चला कि 3 महिला की हत्या की गई, जिसमें एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जिसका नाम सत्यभामा था और उसकी एक बेटी विजय लक्ष्मी और एक बहू जिसका नाम जयश्री था। इन तीनों की हत्या की गई थी। जो विजय लक्ष्मी थी उसकी उम्र 58 साल थी और जो बहू थी जयश्री उसकी उम्र 45 साल थी। इन तीनों की हत्या कर दी गई और घर में जो शुरुआती तफ्तीश से पुलिस को पता चला कि आखिर ये वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से यह हत्या की गई, तो आसपास मुआयना करने के बाद पुलिस एक नतीजे पर पहुंचती और वो नतीजा ये होता है कि इस घर में असल में चोरी की कोशिश यानी डकैती की कोशिश की गई है। लूटपाट का मामला है, यानी लूटपाट के कारण इन तीनों महिला की हत्या की गई है। अब पुलिस उसी एंगल में इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। इसी दौरान पूछताछ में पुलिस को ये पता चलता है कि इस घर में कुछ दिन पहले कुछ नौकर भी काम किया करते थे, जिनमें एक नौकर जिसे इन लोगों ने निकाल दिया था और शायद उसकी हरकत और कुछ रवैया उसका सही नहीं था, इस वजह से उसे निकाल दिया जाता है। तो हो सकता है कि उसका भी कुछ मामला इसमें हो। पुलिस फ़ौरन उस नौकर का पता लगाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ में जो सवाल पुलिस की टीम करती है उसका सही जवाब वो नौकर दे देता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि इस कत्ल में उस नौकर का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि कोई अपने ईगो पर लेकर किसी की बात को ये कर दे, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि कोई गाली गलौज पे भी कत्ल का मामला सामने आ जाता है। इसी एंगल में पुलिस जांच करती है, लेकिन नौकर को क्लीन चिट दे दिया जाता है, उसका कोई भी इसमें मामला शामिल नहीं होता। इस वजह से अब पुलिस आगे की तफ्तीश करती है, आसपास के तमाम लोगों से पूछताछ करती है, सभी से जानकारियां लेती है कि क्या किसी को शक है किसी के ऊपर। तो कोई भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता है। एक चीज़ और कि इनमें जो जयश्री थी जिसकी उम्र 45 साल थी, उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 13 साल थी। वो कत्ल के समय स्कूल में था
इसी वजह से शायद उसकी जान बच गई, बाकी इन तीनों की जान चली जाती। और अब बाकी आगे की पुलिस जब तफ्तीश करती तो तफ्तीश के दौरान क्राइम सीन से पुलिस को एक पर्ची मिलती, जिस पर्ची में एक पेंसिल से एक व्यक्ति का नंबर लिखा हुआ था। पुलिस को वो पर्ची मिलती, पुलिस अब ट्राई करती कि देखा जाए कि ये नंबर किसका है, हो सकता है कि कोई क्लू इससे मिल सके। तो पुलिस जब उस नंबर पे बात करती है तो पता ये चलता है कि ये असल में एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक का नंबर है। तो उससे जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को ये पता चला कि असल में जयश्री का जो बेटा है, उसी बेटे का कोई धार्मिक कार्यक्रम था, जिसके सिलसिले में वो उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से संपर्क करती और उस धार्मिक कार्यक्रम का कार्ड बनवाने के लिए उससे कहती और उन्हीं का नंबर वो उस पर्ची में पेंसिल से नोट करती। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है तो पुलिस उससे कोई क्लू लेना चाहती है कि क्या आपको किसी के ऊपर शक लगता है, लेकिन आप जब आए थे इस घर में तो आपको क्या अजीब लगा। तो उन सारी बातों पर वो व्यक्ति कुछ क्लू देता है। उसमें क्लू ये होता है कि असल में वो कहता है कि जिस वक्त मैंने ये कार्ड की बात करने के लिए इनके घर गया, उसी वक्त वहाँ पर एक 24 साल का लड़का भी बैठा था और वो लोग उस लड़के से रह रहकर बातचीत किया करते थे। अब पुलिस को ये मामला, ये बात खटकती है कि असल में अभी तक पुलिस की तफ्तीश में कोई भी 24 साल के लड़के का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। यानी पुलिस जिनसे भी पूछताछ करती उसकी भी उम्र 24 साल नहीं, उस घर के मेंबर्स में भी किसी की उम्र 24 साल नहीं। तो अब पुलिस ये जानना चाहती कि आखिर ये 24 साल का लड़का है कौन। इस सिलसिले में पुलिस आगे अपनी जांच करती, अपने मुखबिरों को लगाती। इसी बीच शुरुआती जांच में पुलिस को ये भी पता चलता है कि जयश्री का जो मोबाइल था, यानी जो 45 साल की महिला थी, उसका जो मोबाइल था वो मोबाइल फ़ोन गायब है। अब पुलिस जब उस मोबाइल को खोजने की कोशिश करती है, पहले कॉल ट्राई करती है तो वो मोबाइल स्विच ऑफ होता है, लेकिन पुलिस उस मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है और ये इंतज़ार करती है कि शायद कभी ये मोबाइल ऑन हो, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी इत्तला मिल जाए और फिर पुलिस उसे पकड़ ले। इस सिलसिले में पुलिस सर्विलांस पर लगाने के बाद इस मोबाइल के ऑन होने का इंतज़ार करती है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद शाम को अचानक ये मोबाइल ऑन होता है, लेकिन इस मोबाइल में जो जयश्री की सिम लगी हुई थी, उस सिम को वो व्यक्ति निकालता है और निकालने के बाद फिर वो उसमें दूसरी सिम लगाता है। पुलिस को उस मोबाइल की ट्रेसिंग के ज़रिए वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद उसे गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति जिसकी उम्र 23 से 24 साल के आसपास है। पुलिस उसे थाने में लेकर आती। थाने लाने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो जैसे आम लोगों में होता है, आम मुजरिमों में होता है कि वह शुरुआत में इन सारी बातों से इनकार करते हैं, उसी तरह से ये भी इनकार करता है। लेकिन आगे जाकर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये इस वारदात को कबूल कर लेता है और बल्कि ये बताता है कि वो अकेले ही इन तीनों महिला की हत्या करता है और हत्या के पीछे का कारण वही लूटपाट का मामला था और इस व्यक्ति का नाम गोविंद राज था। गोविंद राज जो कि पैसे की लालच में इन तीनों की हत्या करता है और हत्या करते वक्त क्या क्या हुआ वो सारी बातें वो पुलिस की टीम को बताता है। वो बताता है कि वो असल में उस घर के करीब ही एक होटल पर चाट बनाया करता है। उसका चाट जयश्री को काफ़ी पसंद पड़ता है। वो अक्सर अपने बच्चे के साथ वहाँ पर आती और मेरा बनाया हुआ चाट खाया करती थी। उसके हाथ का बना हुआ चाट उसे काफ़ी पसंद था और इसी सिलसिले में इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के दौरान इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है और इससे पहले जो विजयश्री थी वो एक टेक्सटाइल कंपनी में काम किया करती थी, जिसे छोड़कर फिर वो एक प्राइवेट जॉब करती जिसमें उसे कुछ इस तरीके से कि लोगों को जोड़ना और इस तरीके का मामला था। उसी सिलसिले में वो गोविंद राज से भी बात करती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर काम करो और मेरे साथ भी जुड़कर मेरी संस्था के लिए काम करो। इस तरीके की बात करते हुए वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद जब ये धार्मिक कार्यक्रम होना था यानी जयश्री के बच्चे का, उसी वक्त गोविंद राज को जयश्री अपने घर बुलाती है। बातचीत के दौरान वो गोविंद राज को कुछ साड़ियाँ दिखाती है और ये साड़ियाँ दिखाकर कहती कि यहाँ पर जितने भी गेस्ट आएंगे उनमें महिलाओं को ये साड़ियाँ गिफ्ट दी जाएंगी। गोविंद राज जब देखता है कि वो साड़ी काफ़ी महंगी महंगी तो वो काफ़ी तैज्जुब में आ जाता है कि इतना पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं, यानी इनके पास कुछ अच्छा खासा पैसा है। और गोविंद राज ये बताता है पुलिस की पूछताछ में कि जिस दौरान वो मुझे साड़ी ला ला कर दिखा रही थी
उसी दौरान वो अपनी अलमारी खोलती तो मेरी नज़र अलमारी पर कुछ जेवरात और काफ़ी कैश पर पड़ती, जिसकी वजह से मेरे मन में लालच आता है और मैं उस दिन कुछ नहीं करता है। उसके दूसरे दिन मैं ये प्लान करके जाता हूँ पूरे हथियार के साथ कि मैं इस महिला की हत्या करके वो सारा माल लूट लूँगा। वो उस घर में जाता है तो उस घर में उस वक्त विजय लक्ष्मी और जो 80 साल की बुजुर्ग महिला थी सत्यभामा, वो मौजूद थी। और सबसे पहले वो विजय लक्ष्मी का कत्ल करता है और उसके बाद फिर उस 80 साल की बुजुर्ग महिला का कत्ल करता है, इस वजह से कि अगर मैं एक को छोड़ूंगा तो वो इस महिला के बारे में, यानी मैंने इसकी हत्या की, ये बात पुलिस को बता देगी। इस वजह से वो 80 साल की महिला की भी हत्या कर देता है। अब वो सारी चीज़ लूटपाट के जा ही रहा था, इसी वक्त वहाँ पर जयश्री भी मिल जाती है। जयश्री दरवाज़ा नॉक करके अंदर आती और अंदर आने के बाद वो देखती है कि अंदर उसकी बाकी के जो लोग थे, यानी उसकी सास और उसकी ननद, इन दोनों की हत्या कर दी गई और घर में गोविंद राज मौजूद है। वो देखते ही कुछ अभी चीख पाती या कुछ शोर मचा पाती, इससे पहले गोविंद राज उसका भी गला घोटता है और गला घोटने के बाद फिर नारियल रखा होता है, उसी नारियल से उनके सर पर वार करता है। वो तीनों के साथ एक ही तरीके का मामला करता है, यानी तीनों का कत्ल गला घोट कर करता है और तीनों के सर पर वजनी चीज़ से यानी नारियल से वार करता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब ये सामने आया कि गला घोटने की वजह से मौत हुई और साथ ही वजनी चीज़ से इसके ऊपर हमला किया गया है, तो पुलिस काफ़ी कंफ्यूज थी कि आखिर वो वजनी चीज़ क्या हो सकती है। तो घर में शुरुआती तफ्तीश के दौरान पुलिस को वो नारियल भी मिलता है जिस नारियल से इनके सर पर वार किया गया था। जानते हैं बेंगलोर में उस इलाके में नारियल काफ़ी मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी नारियल से इन लोगों के ऊपर हमला किया गया था। पुलिस सारी जानकारी इकट्ठा करती, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और इस कत्ल के बारे में सारे लोगों को जानकारी देती और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।